हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को इंग्लिश का वायरल पेपर कराएंगे जो आप सभी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए ये क्लास 10 का इंग्लिश का वायरल पेपर है। देखिए, जब आपको ये पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आपका टाइम लिखा रहेगा कि टाइम आपको कितने समय में आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। तो आपका टाइम है 3 आवर 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट में इस प्रश्न पत्र को हल करना रहता है। यहाँ पे दिया है मैक्सिमम मार्क। आपका जो पेपर का मैक्सिमम मार्क रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा। अब देखिए, इस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले यहाँ पे कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यानी जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं। आपके इन सामान्य निर्देश को आप पहले से जानते रहिए, ठीक है। देखिए, प्रत्येक निर्देश का जो यहाँ पे लिखा गया है, इस निर्देश को आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताएंगे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। जो आप पहले से यदि जानते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम यही निर्देश देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यही रहेगा और इसके साथ में जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें भी यही आपका निर्देश रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है? द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको 15 मिनट जो स्टार्टिंग के मिलेंगे वो जो क्वेश्चन पेपर आपका है उसको पढ़ने के लिए समय दिया जाता है कि 15 मिनट तक इस प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। अगला निर्देश है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन जो है इसको हल करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगला है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी कि जो प्रश्न पत्र है 2 भाग में बटा होगा, पार्ट ए में और पार्ट बी, यानी 2 भागों में बटा रहता है। अगला है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स इच। यानी कि 20 नंबर का जो रहेगा आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न जो रहता है 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। अगला निर्देश देख लीजिए, read the question wise instruction and make your answer on the given OMR sheet. Do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet। यानी कि आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों का जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ के उसका आंसर दीजिए, ठीक है। और साथ में OMR शीट भरिए। आपको OMR शीट एक बार भर लेते हैं तो इस पर इरेजर और वाइटनर का प्रयोग कदापि भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। अगला देखिए कि पार्ट बी जो है कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी कि जो पार्ट बी है वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, यानी कि आपको उत्तर पुस्तिका पे उसका आंसर देना रहेगा, ठीक है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट इच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने कौन से प्रश्न जो है कितने नंबर का है प्रत्येक प्रश्न के सामने लिखा रहेगा। ये इसके कुछ हिंदी हो गए जो आपको बता दी, जो आपको पहले से जानते रहेंगे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन रहने वाला है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको हिंदी कन्वर्ट करके बता दिए हैं जिससे आप इसका मतलब समझ लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आपके प्रश्न प्रारंभ होते हैं पार्ट ए। अब देखिए, पार्ट ए जो रहेगा इसमें 20 मार्क का आपका क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से आंसर देना है आपको सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और देखिए कैसे हल करना है। देखिए, यहाँ दिया है कि 1 से 3 तक, यानी 3 प्रश्न आपको क्या करना है कि ये पैराग्राफ दिया, इस पैराग्राफ पढ़ के इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। अब देखिए, यहाँ पे है क्या कि पहले ये पैराग्राफ देखिए कि सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times। यानी देखिए, कहने का मतलब सीधा है कि आपको यहाँ से लेके पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कितना सिंपल तरीका से आप इसका आंसर इस पैराग्राफ से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से सिखाएंगे आपको। देखिए, प्रश्न क्या है आपका कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ऑप्शन है ग्रेट लीडर थे, ग्रेट टीचर है या ग्रेट साइंटिस्ट है, नन ऑफ द एबव। अब देखिए, मान लीजिए आपको इसका हिंदी में नहीं आता है, फिर भी आप आसान तरीका से इसका कैसे आप निकाल सकते हैं आंसर। अब इस देखिए सुभाष चंद्र बोस, देखिए हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस खोजिए, यहाँ पे लिखा कहाँ पे है,
यहाँ पे लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, और देखिए ऑप्शन में यही आपको मिल जाएगा ग्रेट लीडर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला ही ऑप्शन आपका ग्रेट लीडर। तो हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो एक ग्रेट लीडर थे। तो पहले का जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या आपका है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, हु सेड दिस स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि गिव मी ब्लड यानी कि तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम मैं तुम्हें स्वतंत्रता दिलाऊंगा। ये वाक्य किसने कहा है? अब देखिए इस वाक्य को पढ़िएगा, देखिए कहाँ पे दिया है। देखिए आप इस पैराग्राफ को पूरा यहाँ से पढ़ते चले आएंगे ना, पढ़ते पढ़ते इस वाक्य को खोजना है। देखिए यहाँ पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे देखिए कामा में दिया है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इस वाक्य को किसने कहा है? ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, यानी कि इस वाक्य को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पढ़ा जा रहा था। ये वाक्य किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीका से आप इसका आंसर पैराग्राफ से निकाल ले रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको तरीका बस पता होना चाहिए ना कि कैसे आंसर निकाला जाता है। अब अगला देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ठीक है, तो इस वाक्य को पढ़िएगा, और नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी ये वाक्य आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल तरीका से, और इसका आंसर यदि आप खोजना चाहते हैं तो इस वाक्य को पूरा पढ़ते चले आइएगा। देखिए आपको ये वाक्य में कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए आप मिल गया ना ये वाक्य, ये किसने स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखिए आप आंसर कैसे देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है उसका आंसर आपको चुनना है। अब देखिए यहाँ पे कि सी हैज डॉट 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 टू द पार्टी। अब देखिए यहाँ गो दिया है, वेंट दिया है, गॉन दिया है, गोइंग दिया है। अब देखिए आप सभी को पता है कि जब हैज़ या हैव या हैड का प्रयोग होता है तो वहाँ पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हमेशा गॉन होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आपका गॉन भरा जाएगा कि सी हैज़ गॉन टू द पार्टी। ठीक है, वह पार्टी में जा चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका हिंदी भी समझ सकते हैं। अन्यथा आपको ये ट्रिक बताएं कि हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है, यदि उसके बाद वर्ब भरना है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला नंबर का जो सवाल है आपका कि इफ़ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर। अब देखिए यहाँ पे लिखना है इसका एक वाक्य क्या होगा। यहाँ दिया है कि इफ़ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर, यानी यदि तुम कोई काम नहीं करना चाहते हो तो उस वाक्य को क्या एक शब्द में क्या बोलेंगे? यानी जो कोई कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे क्या बोलेंगे? लेजी बोलेंगे यानी सुस्त होता है, एक्टिव बोलेंगे यानी फुर्तीला है, लेबोरियस है, ये ऑल ऑफ द एबव होगा। तो देखिए जो कार्य कोई नहीं करना चाहता है तो उसे बोलते हैं कि आलसी है यानी लेजी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पांचवा का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला नंबर का छठा नंबर का प्रश्न देखिए आप इसका आंसर कैसे देंगे। पहले इसके प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे आपका ये वाक्य दिया है, मतलब शब्द दिया है, आपको तोड़ के अलग अलग शब्दों को कर दिया है। अब यहाँ से मीनिंगफुल वाक्य इससे बनाना है। अब देखिए मीनिंगफुल वाक्य कैसे बनेगा। देखिए लिखा है फ्रॉम गॉड को अलग कर दिया है, ए प्रीसियस को अलग कर दिया है, लाइफ को अलग, इज टू गिफ्ट अस ऐसे किया है।
अब यहाँ पे देखिए इसको करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो आएगा, नहीं हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो नहीं आएगा। साथ में आपका क्या रहता है, वर्ब रहता है तो आता है, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। फिर इसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर शब्द रहता है तो वो आ जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना रहेगा। अब देखिए इसको कैसे, अब देखिए फ्रॉम गार्ड दिया है, पहले ऑप्शन से देखिए, इसको ऑप्शन से ही हल कर सकते, तो बहुत सिंपल तरीका से हल हो सकता है। देखिए टू अस तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता कभी। फ्रॉम गार्ड ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए लाइफ इज ए प्रीसियस हो सकता है, लाइफ इज प्रीसियस दोनों में दिया है, गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है, टू दिया है, फ्रॉम दिया है, अस। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका गलती यूज हुआ है। आपका ऐसे टू अस होता है, क्या होता है, टू अस फ्रॉम गार्ड होता है। देखिए यहाँ पे फ्रॉम गार्ड यूज किया गया और यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, टू गार्ड। और देखिए यहाँ पे टू गार्ड अलग तो किया नहीं है, देखिए यहाँ पे फ्रॉम गार्ड है ना। अब इस वाक्य में खोजिए फ्रॉम गार्ड कहाँ पे है, तो फ्रॉम गार्ड यहाँ पे है, तो इससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि लाइफ इज प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, यानी कि जो जीवन है ईश्वर के द्वारा हमें गिफ्ट के रूप में प्रदान किया गया है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड मतलब होता है कि मीनिंगफुल, आपका मिस स्पेल्ड मतलब होता है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है ना, अशुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है कि जिस गलत कथन गलत मतलब जो यहाँ पे मीनिंग है कौन सा है। ऑप्शन है देखिए रिसीव, तो रिसीव का स्पेलिंग सही है, यानी RECEIV, रिसीव का स्पेलिंग सही है। RECIEV होता है, ये गलत है, यही गलत है। क्यों कि रिसीव का ये स्पेलिंग होता है, लेकिन रिसीव का आर दिया है, तो ये वाला स्पेलिंग क्या है, इसका गलत है। और यहाँ पे क्या बताना है आपको, मिस स्पेल्ड बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर का, यहाँ पे दिया है कि इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन आपको भरना है कि फ्रॉम भरा जाएगा, सिंस भरा जाएगा, फॉर भरा जाएगा या बाई भरा जाएगा। तो देखिए आप सभी को जब पढ़ाते समय पढ़ाया गया है कि जब मॉर्निंग आता है, इवनिंग आता है, आफ्टरनून आता है, ठीक है, तो वहाँ पे इससे पहले से के इंग्लिश के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सिंस भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 to 10 यानी कि 9 से 10 तक क्वेश्चन का आंसर देना, यानी देखिए 9 है 10 है। देखिए यहाँ पे क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि निम्नलिखित जो पैसेज यहाँ पे दिया गया है इससे संबंधित जो नीचे 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इस पैराग्राफ से इसका आंसर निकालना है। देखिए पैराग्राफ आप चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम देखिए आपको पहले पैराग्राफ पढ़ने की सलाह नहीं देगा, आप पहले प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ने के बाद ये जो वाक्य रहेगा इसमें खोजिएगा कहाँ पे दिया है आपका ना, वही वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसका आंसर खोजना है तो कैसे आप खोजेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले इस प्रश्न को पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, यानी लेंचो क्या देखकर सेटिस्फाइड हो गया, व्हेन जब। अब ऑप्शन देख लीजिए, ही सॉ हिज चिल्ड्रेन प्लेइंग, यानी कि बच्चों के खेलते हुए देखा तो वो सेटिस्फाई हुआ। ही सा हिज वाइफ कुकिंग, यानी भोजन, अपने वाइफ को भोजन बनाते हुए देखा तो खुश हो गया। ही सा हिज फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, ठीक है, यानी कि रिप कॉर्न के अपने खेतों को देखा तब वो खुश हो गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। ही सॉ ही हेवी डाउन पोर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप वाक्य में खोजिए कि शब्द कहाँ पे मिल रहे हैं, पर ये देखिए सेटिस्फाइड है कहाँ, देखिए विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ रिफ ऑफ कार। अब देखिए यहाँ सेटिस्फाइड ये शब्द दिया है ना, और यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड यहाँ पे दिया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है द फील्ड ऑफ रिप कार, और इस ऑप्शन में देखिए यही ऑप्शन में फील्ड ऑफ रिप कार मिल जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे तो यह है नहीं, देखिए यहाँ पे फील्ड ऑफ रिप कार, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हिंदी नहीं भी जानते रहेंगे फिर भी आप इसका आंसर जैसे आपको सिखा रहे हैं, यदि इस प्रकार से आप आंसर निकालना सीख जाते हैं तो आप बिना पढ़े भी आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू। अब देखिए
द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस। अब इसको खोजना है कि देखिए ये वाला शब्द कहाँ पे दिया है। देखिए आप चलिए पढ़ते हैं, अब यहाँ से पढ़ते चले आइएगा। विथ हिज इट्स फ्लावर ड्राफ्ट इन ए कर्टन ऑफ रेन, ठीक है। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys expansion themselves to the rain, ran out to collect. अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्रश्न क्या है कि बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है रैन, रैन आउट। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न में क्या है, रैन आउट है। बस यही आपको पकड़ना है कि रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। अब देखिए यही आपको क्या करना है, इसमें वाक्य में खोजना है कि वाक्य में कहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जब खोजेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे अब ऑप्शन में प्ले हॉकी दिया है, कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स दिया है। देखिए ये ऑप्शन तो है ना, फ्लावर के बारे में तो बात हो नहीं रहा है यहाँ पे। गैदरिंग से सिल्वर कॉइन्स के बारे में बात नहीं हो रहा है। कलेक्ट द हेल स्टोन्स, अब कलेक्ट द हेल स्टोन्स ही आपको खोजना है कि दिया है कि नहीं। फॉर पियर्स इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली, आई डिड नॉट पास quickly. For an hour the hail rained on the house, garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, ठीक है। अब देखिए आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए जब ये पूरे वाक्य को आप पढ़े हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो लाइन ऊपर आई, देखिए यहाँ पे रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन। अब देखिए यही वाला शब्द सिर्फ आपको इस जो प्रश्न का आंसर मतलब 4 ऑप्शन दिए उसमें यही हेल स्टोन ही मिल रहा है। तो हेल स्टोन देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका सही जब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन में देता है वही ऑप्शन को भी इसमें खोजा जाता है कि ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, और जो यहाँ पे मिलेगा वही वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेयर स्टोन देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर का जो प्रश्न है क्या है आपका 11 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है कि हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन द बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीट्स, ठीक है। अब वेरी दिया है, होपलेस दिया है, मोटिवेटेड दिया है, ए एंड बी दोनों होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा वही बताना है आपको, ठीक है। देखिए ये आपके बुक का है, यदि आप बुक पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे सकते हैं कि हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन द बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीट्स। देखिए इसका ऑप्शन सही होगा, वेरी भी होगा, होपलेस भी होगा, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, यानी कि जो मैडम राइट्स द बस है उस लेसन में ऑथर कौन है, यानी कि किसके द्वारा मैडम राइट्स द बस लिखा गया है। अब देखिए आपको जब बुक पढ़े होंगे तो उस समय आपको ये पढ़े होंगे चैप्टर कि मैडम राइट्स द बस किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए गिविंग मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है ये वाला, ठीक है, कि वालिक, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वालिक अन्ना, ठीक है, वालिक अन्ना के द्वारा लिखा गया। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हु इज द ऑथर ए बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, ए बेकर फ्रॉम जो गोवा चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब को इसको याद रखिएगा, ये जो ऑथर वाला जो रहता है उसको डायरेक्ट आपको याद रहेगा तभी आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब को बी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ दिया है यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इससे संबंधित इसका आंसर देना है। तो देखिए जब भी आपको पैराग्राफ वाला रहेगा ना तो आप पैराग्राफ पहले मत पढ़िएगा, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, प्रश्न के सभी ऑप्शन को पढ़ के तब इसमें से आप उसका आंसर खोजिएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए हु कंपोज दिस लाइन,
ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि हु कंपोज दिस लाइन, यानी कि ये जो है आपका लाइन जो है किसके कंपोज किया गया, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ऑगडेन नास से, एड्रीना रिच, डब्ल्यू ईट्स, रॉबर्ट फ्रस्ट, यानी किसके द्वारा ये जो लाइन लिखा गया है। तो आप देखिए ये आप जब पढ़ेंगे, द नाइट इज फ्रेश, ही होल मून साइनेस, इन ए स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लिप्स एंड lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent। ठीक है। तो देखिए ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है एड्रीन रिच के द्वारा। ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए आप कि व्हाट साइंस इन द नाइट। ठीक है। व्हाट साइंस इन द नाइट, नाइट में जो साइंस का क्या अर्थ है यहाँ पे इस वाक्य में बताया गया है कि क्या है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नाइट इज फ्रेश, ही होल मून साइंस। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका फुल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाइट इज रिफ्रेश, ही वुल मून साइंस, इन द स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लिव एंड लिसन स्टिल। ठीक है। स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, माई हेड इज फुल ऑफ। देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि माई हेड इज फुल ऑफ वॉइस वाइट विच टुमारो विल साइलेंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मून की बात कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फुल मून। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, हाउ मेनी डॉटर्स डिड राम लाल हैव, यानी राम लाल के कितने पुत्रियां थी। तो ये देखिए आपके बुक का है, यदि आप बुक पढ़े रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि रामलाल की कितनी पुत्रियां थी। तो रामलाल की जो थी आपकी 4 पुत्रियां थी। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर का कह रहा है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। ठीक है। क्लिनिक पर जो डॉक्टर गेव ट्रिकी, तो देखिए यहाँ पे क्या इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये आपका बुक का है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नो फूड फॉर 2 days, यानी 2 दिनों के लिए कोई भी आप जो है ट्रिकी को कोई भी खाना नहीं देना है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर, ये भी आपके किताब का है, यदि आप किताब पढ़ रहे हैं तभी इसका आंसर दे सकते हैं कि अनिल वास, अनिल कितना, अनिल की उम्र कितना थी यही आपको बताना है। तो अनिल के बारे में आप पढ़े होंगे तो कितना था, 25 ईयर ओल्ड था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अनिल वाज 25 ईयर्स ओल्ड, यानी अनिल की उम्र जो थी 25 ईयर ओल्ड था। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर का देखिए, फॉर वाट हैड लुसेल सेव्ड फ्रॉम 100 फ्रांसिस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये आपके बुक का ही है, तो हो जाएगा 2 बाई ए गन, यानी क्या खरीदा था 2 बाई ए गन। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हु केम टू मैरी भोली। ठीक है। तो हु केम टू मैरी भोली, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशंबर नाथ। ठीक है। तो इन प्रश्नों को देखिए, कुछ आपके जो ऐसे प्रश्न है जो आपकी किताब से लिए हैं, तो किताब जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है जिसमें मैक्सिमम 50 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए रीडिंग करना है, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ ये पढ़ना रहेगा। पैराग्राफ पढ़ के, ये पूरे पैराग्राफ है ना, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आप पैराग्राफ देख लीजिएगा, पैराग्राफ देख के आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा कि इफ़ अलाउड इनटू स्कूल हाउ वुड सेल फोन्स प्रूव टू बी ए डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट। तो देखिए ये वाला वाक्य जब यहाँ पे जहाँ पे खोजेंगे मिल जाएगा, वही वाला 1 2 3 4 लाइन लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर इस पैराग्राफ से दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आपका देखिए बी वाला प्रश्न हुआ, सी हुआ, डी हुआ, आपको उन्हीं पैराग्राफ से इसका आंसर देना रहता है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपसे कैसा पूछा जाएगा कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेजेज कम बुक्स एंड स्कूल ड्रेस फॉर यू। इस पर क्या करना है, आपको लेटर लिखना है कि इस पर 4 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको लेटर लिखना है। या अथवा दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट, यानी अपने सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आप एप्लीकेशन, चाहे आप लेटर लिखिए चाहे एप्लीकेशन आप
इसका दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न करना रहता है। ये कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। देखिए आपको हिंदी में अथवा लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश वाले पेपर में क्या लिखा रहेगा? अथवा के जगह पे क्या लिखा रहेगा? आर लिखा रहता है, ओ आर ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा कि राइट रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे इन योर स्कूल इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी कि आपको क्या करना है? रिपब्लिक डे इन योर स्कूल इन, ठीक है, जो रिपब्लिक डे आपके स्कूल में मनाया जाता है उस पर क्या करना है? आपको एक रिपोर्ट बना के तैयार करना है। टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। यहाँ पे हिंट्स यानी कि आपके हेडिंग क्या बना के लिखना है? स्कूल डेकोरेशन हेडिंग बना लेना है, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी बनाना है, कल्चर प्रोग्राम्स हेडिंग है, स्पीच, ठीक है, बाय प्रिंसिपल एंड अदर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। यानी कि ये हेडिंग के रूप में या हिंट्स दिया है, इसी को हेडिंग बना के आप इसके बारे में लिखना रहता है। इसके अलावा दिया आर यानी अथवा में दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स इच। अब यहाँ पे देखिए क्या टाइम एंड डेट आप हेडिंग बना सकते हैं, प्रिपरेशन हेडिंग बना सकते हैं, चीफ गेस्ट हेडिंग बना सकते हैं, एंड हिज रिसेप्शन, कल्चर प्रोग्राम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंक्लूजन। यानी कि ये आप हेडिंग बना के आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए आपसे ग्रामर से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा तो किस प्रकार से प्रश्न आएगा? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये 2 नंबर का रहेगा, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा रहेगा, ओबे यू एल्डर्स। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में यदि आप इसको चेंज करते हैं तो 2 नंबर का प्रश्न रहता है। अगला देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो 2 नंबर इस पर मिलता है। प्लीज वॉक ऑन द राइट ना, इसको पैसिव वॉइस में चेंज जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कैसा पूछा जाएगा? पंक्चुएशन द फॉलोइंग, यानी कि आपको पंक्चुएशन लगाना है। यहाँ पे आप यदि सही सही पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं तो 2 नंबर आपको प्रश्न पे मिलता है। द टीचर सेड टू अमित हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। यानी देखिए पंक्चुएशन का मतलब होता है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ पे कामा का प्रयोग होगा, यही पंक्चुएशन कहलाता है। अगला देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे हिंदी जो लिखा है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यदि आप तो 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए इसका कैसे आप क्या करेंगे? तो ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे। यदि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं पूरे इस वाक्य को तो आपको 4 नंबर इसमें मिल जाता है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। ये आपके बुक के प्रश्न रहेंगे, आपको ये टोटल 6 नंबर का रहता है। यहाँ पे देखिए ए और बी दिया है, यदि ए और बी में से एक प्रश्न का उत्तर देंगे 30 से 40 वर्ड्स में तो आपको 6 नंबर मिलता है। कि वाई वाज लेंसो एनवायर्ड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, यानी इसका आंसर आ रहा दे दीजिए या इसमें से इसका आंसर दीजिए। यानी कि इसमें 2 प्रश्न पूछा गया, दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना रहेगा। यह अथवा बी में दिया है डिस्क्राइब यू व्यू अबाउट मिसेज किसिंग एज द टीचर, इसका आंसर दीजिए या इसके अलावा इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आंसर देते हैं 30 से 40 वर्ड में तो आपको 3-3 नंबर यानी टोटल 6 नंबर आपको मिलेगा। अगला देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में, यानी देखिए एनी वन का मतलब होता है कि आपसे 2 प्रश्न पूछा गया, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देते हैं आप तो इस पर टोटल 4 नंबर आपको मिलता है। साथ में अगला है कि व्हाट डज द पोएट से आल्सो द एशियन लायन इन दिस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी 40 वर्ड में इसका आंसर देना है। ये टोटल 3 नंबर का रहेगा। देखिए इधर जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी आपके बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बुक जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके बुक के भी क्वेश्चन सबसे अधिक से अधिक पूछा जाता है। आर दिया है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस, यानी कि जो आपके सिलेबस में आपका पोएम दिया गया है उस पोएम से 4 लाइन का आपको पोएम लिखना है। यदि 4 लाइन का आप पोएम लिखते हैं तो आपको 3 नंबर उस पर मिलता है। अगला देखिए 8वां नंबर का है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। यानी देखिए आपको ये सेंट्रल आइडिया इस पर लिखना है, इसमें से किसी एक पर ही सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो देखिए आप सेंट्रल आइडिया हर साल बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आप सेंट्रल आइडिया जरूर याद रखिएगा। ए टाइगर इन द जू पे फायर एंड आइस पर, इन दोनों को याद रखेंगे ना तो आपको चाहे फायर एंड आइस बोर्ड के एग्जाम मिल जाएगा या टाइगर इन जू मिल जाता है, दोनों में से कोई एक ही लिखना रहता है।
टोटल 3 नंबर का ये प्रश्न आपका रहेगा। अब देखिए अगला है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। ये आपके बुक का प्रश्न है, ये टोटल 3 नंबर का मिलेगा। देखिए आपसे 2 प्रश्न पूछा गया है, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। अगला है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, टोटल 4 नंबर का, ये भी आपके बुक का है। देखिए पूरा पेपर था, आप सभी को पेपर के बारे में पता है। आप इन जैसे ये आपको पेपर सेम टू सेम इसी प्रकार का प्री बोर्ड में आएगा, और इसके साथ में आपको जब बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे ना, तो बोर्ड के एग्जाम में एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार का जैसे क्वेश्चन बता है, यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप जरूर इस जितने भी प्रश्न पत्र बताए हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर अपने से हल करके बोर्ड के एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड एग्जाम देने जाए, आप इसको अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे कला हो, चाहे अंग्रेजी हो, सभी वायरल पेपर, मॉडल पेपर के साथ साथ वायरल पेपर भी आप सभी को कराया जा रहा है, जिससे बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकें। आप डेली बाय डेली जितने भी प्रश्न पत्र कराया जाता है वो प्रश्न पत्र डेली बाय डेली देखते रहते हैं, तो आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।